तो स्टूडेंट जी हिकिड़ी कमेंटमेंट हुजे तो सर फीस जेका है उहा फलाणी डेट ते ॾींदासीं, नथा ॾेई सघूं इन डेट ते ॾींदासीं। मां चवंदो आहियां फाइनेंशियल इशू सभिनी सां ईंदा आहिनि, भले माण्हू लखापति हुजे करोड़पति हुजे, फाइनेंशियल इशू सभिनी सां ईंदा आहिनि। कोई पंहिंजी ॻाल्हि ॿुधाइण में शर्म महसूसु कंदो आहे, हलो ॻाल्हि उहा न ॿुधाए, एतिरो ॿुधाए त ॿिया ॾींहं नथा ॾेई सघूं, इशू ई न आहे। मूं वटि कॾहिं कॾहिं 10 रुपया ई न हूंदा आहिनि खीसे में, वॾो इशू न आहे इहो। कॾहिं कॾहिं 10 रुपया त रुपयो बि कोन हूंदो आहे, अदा दरवाज़ो सही बंदि कयो, इन में कोई इशू ना है। चलो वापस जेनेटिक्स पर। तो हमें आज जेनेटिक्स पढ़नी है। मैं कह रहा था कि जेनेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें बेसिक पता होनी चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं सुने भाई, एक मिनट में देखूं कि रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। हाँ चलो, तो वो कौन सी चीज समझनी है कि ये एक ह्यूमन का सेल ले लिया मैंने, इसमें क्रोमोसोम कितने हैं 46। अब अगर पूछूं डीएनए कितने हैं तो आप कहेंगे सर क्लियर तो करें ये सेल कौन सा है। आप कहेंगे ये नॉर्मल बॉडी का सेल है या ये गेमेट है। तो भाई अगर मैं गेमेट पूछूं तो आप कहेंगे 23 क्रोमोसोम और डीएनए कितना, एक मतलब 23 डीएनए। चलो अगर मैं पूछूं नॉर्मल बॉडी का है, सोमेटिक सेल है, जर्म सेल है मगर नॉर्मल है, तो भी आप कहेंगे अभी तक भी क्लियर नहीं बात। सर आप हमें बताएं कि ये नॉर्मल विदाउट डिवीजन है या डिवीजन में पड़ा है। सर अगर डिवीजन में पड़ा है तो इसके पास क्रोमोसोम तो 46 होंगे मगर डीएनए डबल होंगे, है ना। अगर डिवीजन करने जा रहा है इंटरफेज में है, एस्पेस हो गया है, डीएनए डबल हो गया है, प्रोफेज में है, मेटाफेज में है, एनाफेज नहीं हुआ, तो क्रोमोसोम तो 46 है मगर डीएनए कितना है डबल, हर डीएनए की कॉपी है। तो अगर मैं यहाँ पे ये बात करूं कि नहीं भाई नहीं, डिवाइडिंग नहीं है, सेल एक नॉर्मली फंक्शन करने वाला सेल है, बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करने वाला एक लिवर सेल है, टंग का सेल है, हार्ट का सेल है, न्यूरॉन का सेल है, मसल का सेल है, स्किन का कोई नॉर्मल सेल है, ना डिवीजन करने वाला है ना गेमेट है। तो आप कहेंगे सर ये बात है तो क्रोमोसोम है वही 46 और डीएनए है सिंगल, डीएनए सिंगल है, सिंगल डीएनए। और आप कहेंगे सर आपकी तो बात ही गलत है कि 40 क्रोमोसोम। सर क्रोमोसोम भी नहीं, डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन है ना। तो जनरली माना जाता है 40 क्रोमोसोम, कहना असली चाहिए 40 क्रोमेटिन। हाँ ये भी सही है, 40 क्रोमोसोम इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन, मटेरियल तो वही है, ये खुला हुआ है, ये क्लोज है क्रोमोसोम। ये बातें क्लियर हैं, ठीक है। अब अगर मैं सवाल पूछूं आपसे, मेरा सवाल ये है, कौन सा सवाल है कि भाई सपोज करें एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन है, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितने जीन हैं, एक कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन हैं। तो बताएं एक गेमेट के अंदर एक कैरेक्टर के लिए कितने जीन होंगे, 2 कैसे होंगे भाई, एक जीन होगा, पेयर में से एक होगा, क्योंकि क्रोमोसोम कितने हैं, आधे नहीं है। तो एक क्रोमोसोम है उसका होमोलॉगस गेमेट में नहीं है, एक जीन इधर है एक जीन इधर है, ये 2 जीन 2 क्रोमोसोम वाले एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। सपोज करें तो गेमेट में क्रोमोसोम कितने हैं, 10 में से 5, 40 में से 23, तो जीन कितने हो गए, ये बात क्लियर हुई। तो दूसरा सवाल मेरा आम पहुंचा। दूसरा मेरा सवाल है, अगर गेमेट नहीं है, एक नॉर्मल फंक्शन करने वाला सेल है, अब बताएं एक कैरेक्टर के लिए उसके पास कितने जीन हैं, 40 क्रोमेटिन है, कितने जीन होंगे, 2। अब मेरा सवाल और चेंज हो गया। अभी मेरा सवाल है कि डिवाइडिंग सेल है, डिवीजन में है,
एस फेज कर चुका है, मतलब डीएनए रिप्लिकेट कर चुका है, या प्रोफेज में है या मेटाफेज में है। अब बताएं एक डिवाइडिंग सेल में एक कैरेक्टर के लिए कितने जीन हैं? भाई जीन जो है, ऐसा कहूं कि 2 जीन हैं, मगर जो दोनों हैं उसके पास कॉपीज भी हैं, 2 2 4 हो गए, है ना? तो 4 हो गए, समझ आ रही है? बिल्कुल, तो 4 हो गए, ये 2 हो गए, ये 1 हो गए। अब हम जेनेटिक्स को स्टार्ट करने से पहले ये समझेंगे कि भाई कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनको कंट्रोल करने के लिए कितने जीन होते हैं? एक फ्रॉम बाप और एक फ्रॉम माँ, है ना? ठीक है। कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके अंदर एक ही जीन कंट्रोल करता है सारे का सारा कैरेक्टर, ऐसे भी कैरेक्टर हैं। कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनके अंदर जो जीन है वो 2 पेयर, 2 पेयर मतलब 4 जीन, या 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ऐसे भी कैरेक्टर पढ़ाऊंगा मैं। और कुछ ऐसे हैं, सुने, कुछ ऐसे हैं कि पेयर 2 हैं, एक पेयर जो है वो कहता है कि मुझे सपोज करें कैरेक्टर एक्स देना है, और दूसरा भी एक पेयर है, जो दूसरा पेयर है वो इनके काम को चेंज कर देता है और अपने जैसा बना देता है कैरेक्टर को, वह अपीयरेंस देता है। तो पेयर यहाँ पे भी 2 हैं, मगर एक पेयर एक काम कर रहा है तो दूसरा उसके काम को चेंज कर रहा है। तो ये दोनों के दोनों पेयर मिलके कैरेक्टर तो एक को कंट्रोल कर रहे हैं, मगर एक दूसरे के खिलाफ हैं। कौन किसके खिलाफ है हम पढ़ेंगे। तो भाई यहाँ पे भी 2 पेयर की बात की मैंने, यहाँ पे भी 2 पेयर की बात की मैंने, मगर ये जो 2 पेयर होंगे, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, ये दोनों मिलके कोई एक ही कैरेक्टर देंगे। इनके बीच कोई झगड़ा वगैरह नहीं होगा, अपोजिशन नहीं होगी। कुछ कैरेक्टर ऐसे मैं बढ़ाऊंगा कि पेयर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, उनमें होगा कोई एक। तो भाई छोड़ दे, बस ये मुझे ऐसे ही बताना था। किसी को समझ नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि अभी ये काम आएगा मुझे पढ़ाने में। अभी मैं पढ़ा रहा हूँ मेंडल भाई की जेनेटिक्स, ग्रीगर जॉर्ज मेंडल। इसका इंट्रो बाद में करेंगे, डायरेक्ट इसकी जेनेटिक्स पर जाते हैं। मेंडल कह रहा है एक कैरेक्टर के लिए 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर जीन को कहा था मेंडल ने, सबको पता है। 2 फैक्टर होते हैं, एक बाप से और एक माँ से, एक पेरेंट से, दूसरा दूसरे पेरेंट से। चलो भाई, इसने दूसरी भी बात बताई थी कि जो 2 फैक्टर होते हैं, या तो वो होते हैं डोमिनेंट, या तो वो होते हैं रिसेसिव। दोनों डोमिनेंट भी हो सकते हैं, दोनों रिसेसिव भी हो सकते हैं, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव भी हो सकता है। सपोज करें मैं कह रहा हूं कि भाई एक टाल प्लांट है और एक डॉर्फ प्लांट है, तो मेंडल ने कहा ये टाल इसलिए है कि इसके पास जो जीन है वो डोमिनेंट है, डोमिनेंट है। उन डोमिनेंट जीन का मकसद क्या है? ऐसे जीन जो अपना काम सही सही से करें, जो काम सही कर रहे हैं उनको डोमिनेंट कहा मेंडल ने, फैक्टर। और रिसेसिव उनको कहा मेंडल ने कि वो तब काम करें जब डोमिनेंट ना हो। मतलब अगर इधर से कैपिटल टी एक बाप से डोमिनेंट जीन आए हाइट को बढ़ाने वाला, और एक बाप पेरेंट से छोटा कद करने वाला जीन आ जाए, तो मेंडल ने कहा जो बच्चा होगा ना
वो इसके जीन पर जाएगा, टाल बनेगा। क्यों भाई? कहेगा कि बच्चा टाल बना है, इट मीन्स कौन से पेरेंट वाले जीन ने काम किया? टाल वाले ने। और डार्फ वाले ने अपना काम नहीं दिखाया। अगर डार्फ वाला भारी होता टाल पर तो इसके एक्सप्रेशन को क्या कर देगा? खत्म, और खुद एक्सप्रेस करता। तो इस स्मॉल टी ने यहाँ पे क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। तो जो जीन अपने आप को डोमिनेंट के होते हुए एक्सप्रेस ना कर पाए वो जीन इज कॉल्ड है, मतलब डोमिनेंट जो है वो दोनों डोमिनेंट हो, होमोजाइगस सबको पता है, वहां पे भी एक्सप्रेस करेगा। और हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी कौन एक्सप्रेस करेगा? किसको सप्रेस करेगा? और रिसेसिव जो है हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि रिसेसिव जीन इज सप्रेस्ड बाय द डोमिनेंट वन। ये टोटल मेंडल की जेनेटिक्स है, टोटल यही जेनेटिक्स है मेंडल की। अगर मैं कहूं, अगर मैं, ऐसा है नहीं, इंसान की हाइट अकॉर्डिंग टू मेंडल होती कि हाइट के लिए कितने फैक्टर हैं, ऐसा है नहीं। ये प्लांट की हाइट के लिए सही है मेंडल, वो भी पी प्लांट की हाइट के लिए सही है मेंडल। हमारी हाइट मेंडल वाले प्लांट वाली हाइट नहीं है। हमारी जो हाइट है वो इस कानून को फॉलो नहीं करती। मगर सपोज करें ऐसा होता तो हमारी हाइट कैसे होती? सुने, अब या प्लांट मेंडल वाला बन रहा है टाल या डार्फ, या टाल या डार्फ, और कोई बात ही नहीं है। सपोज करें टाल कितना है, सपोज करते हैं 100 फीट, डार्फ कितना है 10 फीट, सपोज किया हमने। अब बीच में कोई और हाइट है, या 100 फीट वाला होगा या बात ही खत्म। हमारी हाइट ऐसी है। अब क्लास में कितने बच्चे हैं बैठे हैं, सबकी हाइट में फर्क होगा। 4-5 फीट से स्टार्ट हो रही है, 5 फुट 1 इंच, एक भी नहीं, इसका आधा 1.25 इंच, 1.5 इंच, 5 फीट 1.25 इंच, 5 फीट 2 इंच, 5 फीट 3, 4, 5, 6, 7 फीट तक हाइट। इतनी तो नहीं है मगर फिर भी, मतलब एक्सेप्ट हाँ, 7 फुट वारो छॾे हो न सही हले कारे। हाँ, हुजे हा त हुनखे ॿुधायो हा तुंहिंजो टॉपिक अची वियो आहे, ॿुधंदो कॾहिं, इहो ॿुधंदो कॾहिं लेक्चर, पोइ खिलंदो वेही करे, ठीक है ॿुधो। हाँ, तो हमारी हाइट कैसी है? हमारी हाइट इधर या उधर नहीं है, बहुत सारी वैरायटीज है। तो हमारे अंदर 2 फैक्टर हमारी हाइट को कंट्रोल नहीं करते। कोई और मसला है, वो कौन सा मसला है वो सुने। वो ये है कि भाई ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है किसके लिए? हाइट के लिए, सारे के सारे पेयर, हाइट के लिए, कलर के लिए, आईक्यू के लिए। मैं लिख रहा हूं यहां पे, हाइट के लिए, अकल के लिए, कलर के लिए। इंसान के अंदर कलर के लिए वैसे 3 पेयर होते हैं। ये बात बुक की है तो याद करनी है, ठीक है? 3 पेयर होते हैं। मैं 5 से एग्जांपल दे रहा हूं। अच्छा मुझे बताएं, प्लांट में फ्लावर कितने लगते हैं? फिक्स होता है या 100 या 200? ऊपर नीचे होते हैं, बहुत सारा फर्क होता है। तो फ्लावर का लगना, सीड्स का लगना, फ्रूट्स का लगना, और एनिमल के अंदर जो गोश्त होता है, मसल्स होती हैं, जो फ्लैश होता है, वो ऐसा होता है। एक एनिमल 100 किलो का, दूसरा 150 का, रिसेसिव 100 का, डोमिनेंट 150 का, बस कोई और वैरायटी नहीं है ना? वैरायटीज बहुत सारी वैरायटीज हैं। चलो अच्छा, उसके बाद अंडे, अंडे जो हैं क्या कहा जाता है अंडे को? एक भी नहीं याद आ रहा। एक जो है मुर्गी के, वो कांस्टेंट है कि हर मुर्गी 10 अंडे देगी, डोमिनेंट वाली होगी तो, रिसेसिव होगी तो 5 देगी। बहुत सारी वैरायटीज हैं। 100 भी अंडे देती है मुर्गी, 10 भी देती है, 80 भी देती है, 5 भी देती है। तो बहुत सारी वैरायटीज हैं। तो
एक मुर्गी एक दिन में 100 नहीं। चलो बहरहाल मिल्क जो मिल्क है, मिल्क की वैरायटी कैसी है? कांस्टेंट है, या तो कोई भैंस 10 किलो देगी या 5 किलो, और कोई वैरायटी नहीं है। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। मिल्क की भी बड़ी वैरायटीज है। 20-30 केजी से काम स्टार्ट हो रहा है। कोई तो ऐसी भैंस है जो 1 किलो भी नहीं दे रही है ना, खाना ही गले में पड़ रहा है, 1000 का खा रही है और दे रही है 200 का दूध, बेच दे ऐसी। तो भाई मेरे कहने का मकसद ये है, ये जो कैरेक्टर मैंने लिखे हैं, इन सब कैरेक्टर के अंदर वैरायटी बहुत है, डाइवर्सिटी बहुत है ना। 2 बातें नहीं है, ये या वो, 5 या 10, 7 फीट या 5 फीट, ठीक है, काला या गोरा, ऐसा नहीं है। कलर बिल्कुल काला, हल्का काला, बीच वाला, थोड़ा गंदम की तरह, और गोरा, बिल्कुल एकदम गोरा। जो एकदम गोरा है ना, वो बड़े खसारे में है। जो एकदम काला है ना, वो बायोलॉजिकली बड़ा पावरफुल है, स्ट्रांग है। इसका यार मुकेश अंबानी बुद्ध है ना छोकरा, इतना सिग्नल के जरिए खड़ा है। अच्छा बोलो, सुने भाई, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं बात को। एक आदमी है, उसके नसीब में ये जीन मिले हैं हाइट के लिए, सारे रिसेसिव। बताएं इसकी हाइट कितनी होगी और इसकी हाइट कितनी होगी? 1 की और 2 की हाइट किसकी बड़ी है? क्योंकि बहुत सारे जीन डोमिनेंट हैं, सारे क्या कर रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन को या जो भी रोल है वो ग्रोथ में दे रहे हैं। ये सारे के सारे ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और ये सारे के सारे ग्रोथ में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। यहाँ पे हाइट बढ़ेगी नहीं, यहाँ पे ज्यादा बढ़ेगी। अब मुझे बताएं, इन दोनों के बीच वाली हाइट वाला बंदा कैसे बनेगा? जब कुछ जीन होंगे, क्या सपोज करें 5 जीन डोमिनेंट हैं और 5 जो है वो रिसेसिव हैं। अब हाइट क्या होगी इन दोनों के बीच वाली? और अगर मैं कहूं इंटरमीडिएट से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, तो एक जीन और डोमिनेंट, थोड़ी और बड़ी, थोड़ी और बड़ी, थोड़ी और बड़ी, अगर एक लगा देंगे तो यही केस हो जाएगा। अच्छा, छोटी हाइट करने के लिए क्या होगा कि भाई ज्यादा जीन क्या होने चाहिए? रिसेसिव। तो वैरायटी कैसे बन रही है? बात समझ आ रही है? चलो, इसको कहते हैं बहुत सारे जीन मिलके एक काम करें। टॉपिक का नाम है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉली मतलब मैनी जीन मिलके एक ही काम करते हैं। एक ही काम मतलब एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो हाइट को कंट्रोल करने वाला एक पेयर होगा क्या? अगर एक होता तो मेंडल की तरह होता, या बड़ा या छोटा, 2 वैरायटीज बस, और कोई वैरायटी नहीं बनती। समझ आ रही है ना बात? चलो, आईक्यू लेवल कितनी स्टेजेस होती हैं? थोड़ा पागल है, ज्यादा पागल है, मस्त मलंग है, अच्छा आईक्यू लेवल है, और अच्छा है, और अच्छा है, सबसे अच्छा है, सुपर मोस्ट अच्छा है। तो ऐसे कलर भी ऐसे। अच्छा, जो गंदम का कलर है ना, गंदम के दाने का कलर, ग्रेन का कलर, वो भी पॉलीजेनिक है। ये भी तीन से है ना कंट्रोल्ड, ये भी 3 से कंट्रोल्ड है। सिंपल पॉलीजेनिक किसको कहेंगे? जिसमें कम से कम 2 पेयर हो, कम से कम 2 पेयर हो। तो भाई मेंडल की जेनेटिक्स कह रही है कि कैरेक्टर को कंट्रोल करने के लिए कितने जीन हैं? 2। और क्या पॉलीजेनिक मेंडल को फॉलो कर रही है? तो भाई गलत मेंडल भी नहीं और पॉलीजेनिक वाले भी सही हैं, क्योंकि सारे जीन एक जैसे काम नहीं करते। सारे जीन एक जैसे काम नहीं करते। जो मेंडल ने डिस्कवर किए हैं वो 2 जीन एक कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं।
जो जो बाद में डिस्कवर हुए हैं तो सबने बताया कि भाई ये जीन ऐसे काम कर रहा है, ये जीन ऐसे। मेंडल की जेनेटिक्स को छोड़ के बाकी सारे जो कैरेक्टर हैं उनको हम कहेंगे नॉन मेंडलियन जेनेटिक्स। पॉलीजेनिक भी उसमें आ जाएगा, मतलब डेविएशन ऑफ मेंडल, मेंडल से डेविएट कर रहे हैं, मेंडल की बात से मैच नहीं हो रही बात। अभी मैं एक क्रॉस लिख रहा हूं, मुझे बताना कि ये मेंडल को फॉलो कर रहा है या मेंडल को डेविएट कर रहा है। अगर डेविएट कर रहा है तो कैसे। अभी मैं लिख रहा हूं, एक प्लांट है जिसका नाम है 4 ओक कलाक, मिराबिलस जलापा भी नाम है इसका। इसके अंदर फ्लावर होता है रेड कलर का या वाइट कलर का या पिंक कलर का। मैंने 2 पेरेंट ले लिए हैं, कौन से, एक प्योर रेड, रेड के लिए जीन है कौन से, कैपिटल आर या ठीक है, और वाइट के लिए WW या इसको R1 इसको R2 कह दें। चलो मैंने इसको रेड वाले को R कहा है और W वाले को, वाइट वाले को W कहा है। ये प्योर वाइट है क्योंकि दोनों जीन क्या है, W है, तो फ्लावर कैसा बनेगा इसका, वाइट। मतलब ये जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर पिगमेंट बनाने के लिए, ये जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर पिगमेंट बनाने के लिए। कौन सी पिगमेंट, कैसी पिगमेंट, ये रेड पिगमेंट बनाने के लिए, और ये रेड नहीं बना रहा। अब इनका अगर क्रॉस किया जाए, ये तो बात क्लियर है ना सबको कि अगर ये गेमेट बनाएगा, एक गेमेट में दोनों W जाएंगे क्या, अगर दोनों जा रहे हैं इट मींस सपोज करें इसके पास 20 क्रोमोसोम है, या इंसान की बात से एग्जांपल ले रहे हैं 40, तो 40 ही जा रहे हैं। कितने जाने चाहिए गेमेट में, आधे तो जीन जो पेयर में है वो क्या जाएंगे, अनपेयर्ड एक जीन जाएगा, उसका एक जीन उस सेम गेमेट में नहीं जाएगा, किसी और गेमेट में जाएगा। ये बहुत बड़ी डिटेल से डिबेट होगी जिस पर बात करेंगे हम। बहरहाल ये बात क्लियर हो गई कि गेमेट में एक W जाएगा, ऐसे इधर से भी। अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि ये जो W है इस गेमेट के अंदर है, क्या इस गेमेट में बाकी और क्रोमोसोम या जीन नहीं है क्या, मगर मैंने ओनली W क्यों लिखा है, क्या मैंने इसके अंदर अगर 23 क्रोमोसोम है आप कह रहे हैं, अगर टोटल 46 तो है नहीं, मगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं 46 तो इसमें 23 होंगे, इसमें 23 क्रोमोसोम है, मतलब आधे क्रोमोसोम है, मतलब आधे जीन है। मैं स्टडी किसकी कर रहा हूं, फ्लावर को कलर देने वाले एक जीन पेयर की, तो इसीलिए मैं एक जीन पेयर लिख रहा हूं, और गेमेट में पेयर नहीं रखूंगा क्योंकि रूल है गेमेट में आधे जाएंगे। चलो जीन क्या हो जाएंगे एक दूसरे से अलग, ये मेंडल का लॉ होगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल कहेगा कभी भी गेमेट के बनने के टाइम में 2 जीन तो है ना कैरेक्टर के लिए, मेंडल कह रहा है एक मां से एक बाप से, गेमेट में दोनों नहीं जाएंगे, गेमेट में कोई ना कोई एक जाएगा। गेमेट बनते वक्त जीन एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाएंगे और वापस कब मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होगी 23 क्रोमोसोम मां के 23 बाप के, तो जीन अगेन पेयर में आ गए, समझ आ रही है ना, क्रोमोसोम अगेन 46 हो गए। चलो ठीक है, वापस आते हैं। मैं क्या कह रहा था, ये क्रॉस समझना है कि मेंडल को फॉलो कर रहा है या मेंडल के अगेंस्ट है। अच्छा सुने, अगर इधर से ये R वाला गेमेट आ जाए और इधर से W वाला ये बच्चा बन जाए, इसका जो कलर बनेगा ना फ्लावर का, ये बनेगा पिंक। अब मुझे बताएं रेड फ्लावर वाला पेरेंट डोमिनेंट है या वाइट वाला डोमिनेंट है। डोमिनेंट उसको कहेंगे जो अपने कैरेक्टर दिखाए, है ना। होमोजाइगस में भी तो, चलो होमोजाइगस में तो इसने अपने आप जैसे रेड बनाया, ये कौन सी कंडीशन है, होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस में अगर इसका कलर पिंक नहीं रेड बनता
तो हम कंसीडर करते कि रेड इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, व्हाइट इज रिसेसिव, देन इस W की साइन को हटा के स्मॉल r या स्मॉल w रख देते फॉर रिसेसिव। समझ आ रही है बात? तो ये जो लॉ कह रहा है, अच्छा एक बात, ये डोमिनेंट नहीं है व्हाइट के ऊपर, वैसे डोमिनेंट है, व्हाइट के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, और व्हाइट रेड के ऊपर डोमिनेंट नहीं है, वैसे डोमिनेंट है। कैसे डोमिनेंट है? चलो होमोजाइगस में एक्सप्रेस किया, हेटेरोजाइगस में भी इन दोनों ने एक्सप्रेस किया है, मगर इनके जो प्रोडक्ट हैं क्या है? पिगमेंट। पिगमेंट कहां पे बनती हैं? ये जैसे पेंक्रियाज वाला जीन कहां, सॉरी इंसुलिन वाला जीन कहां पे काम करता है? पेंक्रियाज के बीटा सेल में, अल्फा में भी नहीं, ब्रेन में भी नहीं, और कहीं भी नहीं। पेंक्रियाज के क्या और कहीं नहीं है क्या ये जीन? मगर वहां पे क्या है? स्विच। तो ये जो जीन है फ्लावर को कलर देने वाले, प्लांट के हर सेल में है, मगर काम करते हैं पेटल के अंदर। तो पेटल के अंदर ये दोनों काम कर रहे हैं, दोनों कलर दिखा रहे हैं अपना। एक कलर दिखा रहा है व्हाइट, दूसरा अगर मैं कहूं जामे शीरी, करशी जामे शीरी, लाल जो शरबत है और दूध आपस में मिला लें तो कलर बन जाएगा पिंक। अगर मैं लाल कलर के पत्थर उठा लूं, व्हाइट कलर के भी पत्थर उठा लूं, उन दोनों को मिला लूं तो पिंक कलर बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि वो एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं हुए, है ना, एक सॉल्यूशन में नहीं गए। तो पिगमेंट एक्चुअली एक सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, तो सारे का सारा जो सेल है पेटल का वो पिंक नजर आ रहा है। तो वो पिगमेंट जो प्रोडक्ट है इन जीन का, इसका रेड, ये रेड पिगमेंट बना रहा है, ऐसा नहीं कि ये पिंक बना रहा है और ये व्हाइट बना रहा है, मगर ये रेड और व्हाइट आपस में क्या हो रहे हैं? मिक्स, इसीलिए कलर क्या अपीयर हो रहा है। तो फाइनली कुल मिला के कलर जो अपीयर हुआ, ना रेड हुआ, इट मींस रेड डोमिनेंट नहीं है, ना व्हाइट हुआ, इट मींस व्हाइट भी डोमिनेंट नहीं है, मगर दोनों ने एक्सप्रेस तो किया एज अकेले ये दोनों डोमिनेंट हैं, एक दूसरे पर डोमिनेंट नहीं। अगर मैं पूछूं सप्रेस कौन हुआ है? कोई भी नहीं। तो दोनों डोमिनेंट है, दोनों ने मिलके काम किया है, दोनों ने अपने प्रोडक्ट बनाए हैं, मगर इनके प्रोडक्ट आपस में मिक्स हो गए हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंट। अच्छा मुझे बताएं, इनकम्प्लीट डोमिनेंट मेंडल पे गया है या मेंडल की डेविएशन है? कैसे डेविएशन है? मेंडल कह रहा है दो जीन है, ये भी तो कह रहे हैं दो जीन है। मेंडल कह रहा है सेग्रीगेट होंगे, ये भी कह रहे हैं सेग्रीगेट होंगे, मगर मेंडल कह रहा है जब हेटेरोजाइगस कंडीशन होगी, एक पर कैरेक्टर जाएंगे उसको कहेंगे डोमिनेंट, एक सप्रेस हो जाएगा उसको कहेंगे रिसेसिव। ये कह रहे हैं कोई रिसेसिव नहीं, कोई दूसरे पर डोमिनेंट नहीं। समझ आ रही है? मेंडल कह रहा है एक जीन दूसरे जीन के कैरेक्टर को सप्रेस करेगा, मास्क करेगा। ये कह रहे नहीं भाई, दोनों जीन एक दूसरे के ऊपर मास्क नहीं कर रहे, मगर कॉम्बिनेशन यूं बन रही है। चलो भाई, सेम क्रॉस एक और है। अगर मैं कहूं मेरा ब्लड ग्रुप ए है और होमोजाइगस दूसरे आदमी का, एक का आदमी का मेल है, एक का ए ब्लड ग्रुप है मेल का, फीमेल का बी ब्लड ग्रुप है। अगर इनकी मैरिज हो जाए, अगर बच्चे का ए बी ब्लड ग्रुप बने, तो ये बच्चे की आरबीसी है। आरबीसी के ऊपर झंडा कौन सा लगेगा? ए वाला या बी वाला? दोनों क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जीन दोनों डोमिनेंट हैं, तो एंटीजन दोनों बनेगी। ऐसा है क्या ए ने बी को सप्रेस किया या बी ने ए को सप्रेस किया? सप्रेस किया होता तो बी नहीं बनता ना। दोनों बन रहे हैं और दोनों अकेले श्योर हैं या इनकी तरह कोई नई कॉम्बिनेशन बन रही है? ये अपने फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा है, इधर भी है तो इधर भी है, और ये उधर भी है तो इधर भी। जीन दोनों के प्रोडक्ट बने हुए हैं, दोनों ने एक दूसरे को सप्रेस नहीं किया और हैं भी हेटेरोजाइगस, है ना।
मेंडल कह रहा था हेटेरोजाइगस होंगे तो एक पर कैरेक्टर जाएंगे, दूसरा दब जाएगा, दबे भी नहीं, मतलब मेंडल की ये भी जेनेटिक्स नहीं है। इनको कहेंगे कोडोमिनेंस। क्यों कोडोमिनेंस कहेंगे? क्योंकि दो जीन हैं, अलग अलग जीन हैं, दोनों डोमिनेंट हैं, दोनों ने एक दूसरे को सप्रेस नहीं किया, दोनों ने अपने अपने प्रोडक्ट, क्या है प्रोडक्ट यहाँ पे जीन का? एंटीजन। एंटीजन, ए वाले ने एंटीजन ए बनाई है, बी वाले ने बी बनाई है। अब ब्लड ग्रुप इस बच्चे का क्या कहेंगे? ए है या ओनली कहेंगे बी है? नहीं, क्या कहेंगे? ब्लड ग्रुप ए बी है, ये हो जाएगा कोडोमिनेंट। और एक और एग्जांपल दूं एमएन ब्लड ग्रुप का, या काऊ के अंदर कलर का। काऊ जो होती है ना, या बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो एक होती है, सपोज करें R1 या वही करें R फॉर रेड और W करें फॉर वाइट, ठीक है, वाइट। तो जब बच्चा पैदा होगा उसमें रेड वाले भी और वाइट हेयर बनाने वाले भी जीन होंगे। अब बॉडी जो बनेगी, अब जो बॉडी बनेगी वो कैसी बनेगी? बॉडी जो बनेगी वो कहीं कहीं से बाल जो होंगे वो इस जीन की वजह से, आर की वजह से रेड होंगे, और बाकी जो पार्ट होगा वो वाइट होगा। कहीं कहीं पर कलर रेड होगा, कहीं कहीं पर वाइट होगा। तो क्या कहेंगे? कौन से जीन ने एक्सप्रेस किया है? रेड ने भी किया है, डब्ल्यू ने भी किया है, दोनों के प्रोडक्ट लगे हुए हैं, प्रोडक्ट मिक्स भी नहीं हुए। मिक्स होने का मतलब ये मिल गए, कोई नई कॉम्बिनेशन बन गई, जैसे ये पिंक बन गया, ऐसा नहीं हुआ। दोनों जीन हैं, दोनों ने एक्सप्रेस किया है और दोनों के प्रोडक्ट सामने लगे हुए हैं। ये भी क्या कहेंगे? कौन सा डोमिनेंट है? कोडोमिनेंट। मतलब दोनों जीन डोमिनेंट है, दोनों मिलके काम करेंगे, दोनों को प्रोडक्ट लगेंगे, बनेंगे, नई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगी, ठीक है। नई कॉम्बिनेशन मतलब उनका ओरिजिनल फॉर्म नहीं होगा। इनका ओरिजिनल फॉर्म है यहाँ पे पिंक में, ना रेड है ना वाइट है, पिंक कैरेक्टर बन गया, मतलब ये भी गया ये भी गया, नई कॉम्बिनेशन। और रेड रेड है, वाइट वाइट लगा पड़ा है, हाँ दोनों साथ हैं, इसीलिए तो कोडोमिनेंट कह रहे हैं। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात पर आ गए हैं। एक हमने बात की मेंडल के जेनेटिक्स की, जेनेटिक्स मेंडल की, दूसरी हमने कोडोमिनेंट की, तीसरी इनकम्प्लीट डोमिनेंट की, चौथी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। अभी एक बात सुने, ये एक जीन पेयर है, एक पेयर है जीन का, ये कंट्रोल करेगा मेनी कैरेक्टर्स को, इसको कहेंगे प्लियोट्रॉपी। एक जीन पेयर, मेंडल ने क्या कहा, कितने कैरेक्टर को कंट्रोल करता है? और जीन पेयर में जीन कैसे होंगे? या तो दोनों डोमिनेंट, या तो दोनों रिसेसिव, या एक डोमिनेंट। अगर ये कॉम्बिनेशन होगी तो डोमिनेंट फीचर होगा, ये होगी तो रिसेसिव फीचर होगा, ये होगी तो भी डोमिनेंट होगा, और सप्रेस होगा कौन? ये कह रहे हैं दो जीन हैं मगर वो कंट्रोल करेंगे बहुत सारे कैरेक्टर्स को। सपोज करें कि भाई ये एक रिएक्शन है, ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, बी कन्वर्ट हो रहा है सी में, सी कन्वर्ट हो रहा है डी में, डी कन्वर्ट हो रहा है ई में, ई कन्वर्ट हो रहा है एफ में, और सी जो है कन्वर्ट हो रहा है एक्स में, एक्स कन्वर्ट हो रहा है वाई में, वाई कन्वर्ट हो रहा है जेड में। मेरी बात करने का मकसद ये है कि जो एक जीन पेयर है वो एंजाइम बना रहा है, जीन का काम है एंजाइम बनाना। कैसे जीन बनाएगा? आरएनए, आरएनए बनाएगा प्रोटीन, वो प्रोटीन में भी एंटीजन बने, एंटीजन बनाना भी जीन का काम है। वो एंटीजन, वो जो प्रोटीन है में भी रिसेप्टर बने, रिसेप्टर बनाना भी जीन का काम है। वो प्रोटीन में भी हार्मोन बने, हार्मोन बनाना भी जीन का काम है। वो प्रोटीन में भी एंजाइम बने तो एंजाइम बनाना, कोई भी प्रोटीन बनना, कोई रिएक्शन होना, किसी की कन्वर्जन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जीन का काम होता है। जैसे मैं कहूँ ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, ए है ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज फास्फेट में, तो ये शुगर कन्वर्ट हो रही है, यहाँ पे भी जीन का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि ये एंजाइम बनेगा, एंजाइम प्रोटीन है, वो इसको कन्वर्ट करेगी। तो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट कराना ये भी जीन का काम है, क्योंकि एंजाइम जीन ने बनाया। अगर एंजाइम जीन नहीं बनाता
तो ये कन्वर्जन नहीं होती। तो जो भी केमिकल रिएक्शन है कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करते हैं जीन। तो भाई ऐसा कोई रिएक्शन है जो रिएक्शन चल रहा है एक डायरेक्शन में, उसका फाइनल प्रोडक्ट ये है, सपोज करें ये क्या है, पायरुविक एसिड, मैं बात कर रहा हूं ग्लाइकोलिसिस की, और बीच से सपोज करें ये PgAl है, तो ये किसी और डायरेक्शन में भी जा सकता है। क्या PgAl से अमाइनो एसिड नहीं बना सकते? क्या PgAl से ग्लाइसरॉल नहीं बना सकते? PgAl से बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, बहुत सारे यूज हैं PgAl के। तो भाई जरूरी नहीं ये जो एक चेन ऑफ रिएक्शन है ये अकेली हो, ये इससे दो भी रिएक्शन चल सकते हैं। इधर से सपोज करिए ये बना है इनोल शुगर, याद है ना इनोल ग्लाइकोलाइसिस में PEP फास्फोइनोल पाइरुवेट, चलो लास्ट को कहते हैं PEP। तो PEP का क्या यही रूल है कि ये पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट होगा? अगर ग्लाइकोलाइसिस हो रही है प्लांट के अंदर और प्लांट को नीड है किसकी पता है? प्लांट को नीड है PEP की। कहां पे? प्लांट है C4 प्लांट है, कहां पे PEP की नीड होती है? रुबिस्को की जगह नहीं आ रही याद फर्स्ट ईयर की बात कि C3 प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं मगर ऑक्सीजन को भी ले लेते हैं, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन होती है। तो फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए प्लांट ने क्या किया? पियोन चेंज कर लिया। कौन सा? रुबिस्को की जगह PEP लगा दिया। PEP वाला एंजाइम पेपकेज, PEP शुगर है उस एंजाइम में यूज होती है। तो अगर ये PEP वहां चाहिए आपको, क्या ग्लाइकोलाइसिस आप कंप्लीट करेंगे, पायरुविक एसिड बनाएंगे, PEP पे ग्लाइकोलाइसिस को छोड़ देंगे। तो हमें लगता है कि ग्लाइकोलाइसिस होती है तो ये कंप्लीट होती है, क्रेब्स साइकिल होती है तो कंप्लीट होती है, जरूरी नहीं। हजारों बार ऐसे होगा कि क्रेब्स साइकिल कौन सा दूसरा स्टेप है, आइसोसिट्रेट के बाद सिट्रेट के बाद कीटोग्लूटारेट, कीटोग्लूटारेट के बाद अमाइनो एसिड बन जाए। कहते हैं ना क्रेब्स साइकिल को एम्फिबोलिक पाथवे, सिंथेटिक रिएक्शन भी है, इसे तो कैटालाइटिक है ना, नेचुरली रेस्पिरेशन का ऐसा है ना, ब्रेकडाउन है ना। सिंथेटिक कैसे है? क्योंकि क्रेब्स साइकिल से अमाइनो एसिड भी बन सकते हैं। क्रेब्स साइकिल में शुगर जो चल रही है इसको अमाइनो ग्रुप लगा के अमाइनो एसिड बना लेते हैं, ठीक है, अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड वाले रिएक्शन पर। तो ये एनाबॉलिक भी हो गई, इसीलिए एम्फिबॉलिक कहते हैं क्रेब्स साइकिल को। तो भाई मेरे कहने का मकसद है ये बहुत सारे रिएक्शन है। सपोज करें एक एंजाइम है ये ये A को कन्वर्ट करता है किसमें? B में। तो अगर ये एंजाइम ना हो तो Z बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, क्या बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अच्छा इधर भी एंजाइम है, एंजाइम 2 है, इधर भी एंजाइम है, एंजाइम 3, एंजाइम 4, एंजाइम 5, 6, 7, 8, ठीक है। एक के ना काम करने से बाकी कोई काम नहीं करेगा। तो कितने कैरेक्टर अपीयर होंगे? एक एंजाइम ने काम नहीं किया तो PEP वाला मसला भी आ जाएगा बॉडी में। जहां भी PEP का यूज होगा वो सारे रिएक्शन, वो सारे बॉडी में प्रोसेस बंद हो जाएंगे। समझ आ रही है ना? जहां पे भी पायरुविक एसिड का प्रॉब्लम वो सारे रिएक्शन बंद। जहां पे भी ये कोई अमाइनो एसिड है साइड से बना लिया, कोई फैटी एसिड है, कोई ग्लाइसरॉल है, कोई डेरिवेटिव है, ये भी बंद। एक एंजाइम के ना होने की वजह से 5, 10, 8, 20, 30 कैरेक्टर में चेंज आ गई, वो पता नहीं कैसे से कैसे हो गए। तो मसला कहां पे था? एक जगह पे एक एंजाइम ने काम नहीं किया। एंजाइम ने क्यों काम नहीं किया? क्योंकि एंजाइम बनाने वाला जीन क्या था? रिसेसिव था। तो एक जीन पेयर मेनी कैरेक्टर को कंट्रोल कर लेता है। बहुत सारे एग्जांपल होंगे हमारे पास। जो बहरी बिल्ली होती है, नीली आंखों वाली, वाइट फर वाली, वाइट फर होगी, नीली आंखें होगी, तो वो बहरी भी होगी, नहीं सुन पाएगी।
ऐसे कैरेक्टर पढ़ेंगे हम कि प्लेयोट्रॉपी के कैसे एग्जाम्पल हैं। ये ग्लाइकोलिसिस आपकी प्लेयोट्रॉपी का एग्जाम्पल है। इससे बहुत सारे टायरोसिन का जो रोल होता है इसमें ब्रेन की डेवलपमेंट में, मेलानिन पिगमेंट में, ये हमारे पास प्लेयोट्रॉपी के एग्जाम्पल्स आएंगे, हम देखेंगे अच्छे से डिटेल से। अभी किसका पीरियड किसका है, स्टार्टिंग करने में भी लेट हो गई और तो सर वाले भी आ गए, फिर रुकना पड़ा 5 मिनट। सही तरह से जितना सोचा था उतना नहीं हो सका सिस्टम, बस कल कंटिन्यू करेंगे इसको इंशाल्लाह। थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम तो बहुत बड़ा तेज मैं बोलता हूँ, बहुत तेज। और कितना